ओम श्री गुरुवे नमः। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन, चैप्टर 4। मानवी नस्ल सुधारने में आनुवांशिकी के प्रयोग। विकास साधनों की उपयोगिता आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर यह असमंजस अपने स्थान पर यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने डुलाने, उठाने हटाने का प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी बैठी रहती है। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, रंग एवं कार्य शक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के निग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े, कानों के बौने एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, आंख, होंठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह भिन्नता उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई भी संबंध नहीं है। काले निग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान देश में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती हैं, जबकि पड़ोस में बसे मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे होठ जैसी विशेषताएं यथावत बनाए रहते हैं। संतानें इसी प्रकार की उत्पन्न होती रहती हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना नहीं पड़ता जितना कि वंश परंपरा का। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्रायः वैसी ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी अपने वंशजों के काय कलेवर में कोई विशेष परिवर्तन कर नहीं पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है। मारवाड़ी, बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ,
आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर, चातुर्य आदि पर एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यों सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति और प्रकृति का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुओं, पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रहते हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। वंश परंपरा की चर्चा यहाँ इसलिए अनिवार्य रूप से की जा रही है कि अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई सबसे अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेर फेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। न इतना धैर्य है और न अवकाश। अवसर की वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आशा लगाए बैठा रहा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का अस्तित्व करीब 10 लाख वर्षों से है। वैज्ञानिकों की मान्यता यह बनी है कि करीब 1 लाख वर्षों की कालावधि में मनुष्य के मानसिक शारीरिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन दिनों जीव वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रयोगों में निरत हैं जिनसे न केवल मनुष्य का शारीरिक ढांचा अब की अपेक्षा काफी कुछ बदला होगा, वरन वह अपने पूर्वजों से अधिक मेधावी, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और क्षमता संपन्न होगा। विज्ञान का आश्रय लेने की गंभीरता पूर्वक सोची जा रही है। यह विज्ञान अभी नया है और सर्वसाधारण को उसकी उतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अतः एवं आवश्यक समझा गया कि इस संदर्भ में प्राथमिक जानकारी और पीढ़ी विकास के साथ उसके समावेश का आधार तो ज्ञात है ही। मानवीय नस्ल को सुधारने में दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक विज्ञ जन को इस संदर्भ में काम चलाऊ जानकारी तो नोट करनी ही चाहिए। समझा जाना चाहिए कि मनुष्य के अंदर एक प्रकार से 2 विशिष्ट अनुवांशिक व्यवस्थाएं हैं। एक तो वह जिसके माध्यम से जिन्स तथा गुण सूत्र द्वारा पिता से संतान को जैविक सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं। दूसरी व्यवस्था वह है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। उदाहरणार्थ, बोलने वाले से सुनने वाले को, पाठक को अध्ययन से, दर्शक को दृश्यावलोकन से। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर
बनाता है। यूजेनिक्स इस विज्ञान का नाम है जिसके द्वारा जीन्स को सुधारने एवं वंश परंपरा को परिष्कृत करने की बात सोची जाती है। फ्रांसिस गाल्टन ने इस शती के प्रारंभ में इस शब्द से वैज्ञानिक समुदाय को परिचित कराया। वैसे तो इससे भी पहले प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक अपनी रचना में इस प्रकार की संभावनाओं का वर्णन किया है, जिसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सही चयन से उत्तम नस्ल का निर्माण पक्ष उलटकर आया। उसके अनुसार केवल शारीरिक रूप से समर्थ एवं मानसिक दृष्टि से बुद्धिमत्ता युक्त जोड़ों को ही विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनसे उत्पन्न संतान उत्तम कोटि की हो। जो लोग इस दृष्टि से हीन या निम्न कोटि के पाए जाएं, उन्हें राज्य द्वारा विवाह की अनुमति ही न मिलनी चाहिए या संतानों को पैदा होने से पूर्व ही नष्ट कर देना चाहिए ताकि समाज पर अनावश्यक बोझ न पड़े। यह तो प्लेटो का अतिवादी चिंतन था जो उस समय साकार न हो सका, पर गाल्टन ने इस तथ्य को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रखकर बताया कि डार्विन की प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन की तकनीक के बजाय समाज को बुद्धिमान प्राणी देने के लिए सोशल सिलेक्शन विधि अपनाई जानी चाहिए। गाल्टन एवं नीत्शे के प्रतिपादनों से समर्थन पाकर जर्मनों ने यूजेनिक्स का हवाला देते हुए स्वयं को मास्टर रेस घोषित कर दिया। एक जर्मन आर्यन ने एवं एक अनार्य के बीच विवाहों पर बंधन लगा दिया। हिटलर के अनुसार लाखों व्यक्ति मात्र उसकी इस मान्यता के कारण मार दिए गए कि वे अनार्य थे, हीन नस्ल के थे एवं उनके रहने से वंश परंपरा की विकृत होने की संभावना थी। अमेरिका में उल्टा देखा गया है। इस राष्ट्र में विभिन्न वंश परंपराओं में उत्पन्न व्यक्ति की इसके नागरिक हैं। ये सभी बाहर से आकर गत 4 शताब्दियों में यहाँ बसे हैं। मूल निवासी कहने को मात्र कुछ हजार रेड इंडियन है। यहाँ यह पाया गया है कि बुद्धिमत्ता की दृष्टि से काले व गोरे एक से ही हैं, बल्कि ऊंचे पदों पर अश्वेत नस्ल के व्यक्ति अधिक सक्षम पाए गए हैं। विचारकों का कहना है कि नस्ल के आधार पर विशेषताओं का निर्धारण विज्ञान सम्मत नहीं है। बुद्धि की कुशाग्रता व शरीर की बलिष्ठता किसी एक वंश की बपौती नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि पौष्टिक आहार की उपलब्धि, सांस्कृतिक विकास के अवसर एवं समाज की संतुलित व्यवस्था से ऊंचा उठने की संभावनाएं किसी एक वंश को अधिक आसानी से मिल जाने से वह अधिक समुन्नत हो गई हो। अनुवांशिकता अपनी जगह है एवं पर्यावरण अपनी जगह।
अलग अलग जिन्स वाले व्यक्ति उपयुक्त अनुकूल वातावरण पाकर बुद्धि की दृष्टि से सुनिश्चित विकास दर्शाते हैं। समाज और अधिक रचनात्मक व्यक्तित्व तैयार कर सकता है यदि इसके प्रत्येक घटक को शैक्षणिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास का परिपूर्ण अवसर दिया जाए। ऐसे विकास के अभाव में कई ऐसे व्यक्ति उभर नहीं पाते जो संभवतः न्यूटन, गल्टेयर, नेपोलियन, आइंस्टीन की कोटि के जिन्स वाले थे। इस कारण दोनों ही परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। सामान्य पौधों में उच्च स्तरीय पौधों की कलम लगाकर विकसित किस्म के वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न करने में पिछले दिनों उत्साहवर्धक सफलताएं मिली हैं। एक ही पेड़ पर अनेक किस्म के फूल और अनेक किस्म के फल लगा देने जैसी चकित करने वाले प्रतिफल सामने आए हैं। देर से बढ़ने और छोटे एवं खट्टे फल देने वाले आम की कलम बनाने की विधि अब सर्वविदित है। इस आधार पर थोड़े ही समय में बड़े आकार के एवं मीठे फल उत्पन्न किए जाने लगे हैं। चीकू जैसी अनेक कलमी जातियां अपने अनोखेपन का परिचय दे रही हैं। फूलों में भी यह प्रयोग सफल हुआ है। गुलाब की इतनी अधिक किस्में सामने हैं कि उनकी भिन्नता और विचित्रता देखते ही बनती हैं। शाक और धान्यों के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिणाम उपलब्ध हुए हैं। पशु और पक्षियों की कितनी ही नई बिरादरी उत्पन्न कर ली गई हैं। इन प्रयोगों में घोड़े और गधे की कलम लगाकर खच्चर उत्पन्न करने का प्रयोग तो शताब्दियों पूर्व सफल हो चुका है। मुर्गे और मछलियों पर यह प्रयोग अत्यंत उत्साह के साथ चल रहा है। गाय जैसे दुधारू पशुओं को अपने वंश परंपरा को द्रुत गति से उल्लंघन करने और एक नया वर्ग बनाकर खड़ा कर देने में सफलता मिल चुकी है। जिन्हें कौतूहलवर्धक प्रयोगों में रस आता है, वे प्राणियों के निर्माण में प्रजापति की भूलों को सुधारने और जीव सृष्टि को नए सिरे से गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सफलताएं उनकी हिम्मत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रही हैं। कुत्तों की बिरादरी में 6 इंच ऊंचाई जितने छोटे और गधे जितने ऊंचे किस्म के नए जानवर रच लिए गए हैं। यह कलम लगाकर उत्पन्न की जाने वाली बिरादरियां अपने पूर्वजों की तुलना में शारीरिक क्षमता और स्वभाव विशेषता की दृष्टि से आश्चर्यजनक मात्रा में भिन्न किस्म की बन रही हैं। कलम पर नई कलम, नई कलम पर नई कलम पर नई कलम चढ़ाते चढ़ाते बात यहाँ तक पहुंची है कि आगे चलकर यह ढूंढ निकालना तक कठिन हो जाता है कि इसके मूल पूर्वज कौन थे और किस स्थिति में रह रहे थे। इसे कलम लगाने की विद्या की चमत्कारिक सफलता कहा जा सकता है। मानव कलम या जेनेटिक इंजीनियरिंग को अब विज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। J.B.S. हेल्डेन ने जो इस शताब्दी के
सर्वाधिक प्रतिभाशाली जीव वैज्ञानिक माने जाते हैं, कहा था कि यदि कुशलता से मानव कलम को तैयार किया जाए तो समस्त कमियों को दूर कर एक नया मानव बनाया जा सकता है। फ्रांसीसी जैव विज्ञान जीन रोसे का विचार है, मानवीय कलम का उपयोग व्यक्ति के खंडित स्वरूप को नए स्वरूप में बदलकर उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इस कार्य में वरीयता प्राप्त करने वाले इस शताब्दी के वैज्ञानिक हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर जोशुआ लेडर वर्ग एवं UCLA के डॉक्टर एलोफ एक्सेल कार्लसन। डॉक्टर लेडर वर्ग का सुझाव है कि शरीर कोशिका दान करने वालों का उपयोग उनके युवा अंकुरों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उनके अनुसार समान जीव वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मृतकों की भी मानव कलम बनाई जाए। कलम द्वारा नस्ल में सुधार लाने का प्रयास अब तक पेड़ पौधों और पशुओं तक ही सीमित था, किंतु अब ये प्रयोग जैसा ऊपर बताया गया मनुष्यों के लिए भी किए जाने लगे हैं। सर्वविदित है कि इस तरह के प्रयासों की कल्पना सर्वप्रथम हिटलर ने की थी। उसकी मान्यता थी कि जर्मन नस्ल शुद्ध आर्य नस्ल है और वह संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसी आधार पर हिटलर ने जर्मन वासियों के मन में यह धारणा बिठाई थी कि जर्मनी को समूचे संसार पर शासन करने का अधिकार है। इसके साथ ही उसने जर्मन जाति को शुद्ध बनाए रखने की आवश्यकता भी बताई थी और इसके लिए प्रयास भी किए थे। इन प्रयासों में यहूदियों को पूरी तरह नष्ट कर देने, कमजोर जर्मनों को बच्चे पैदा न करने देने और स्त्रियों को इस बात के लिए बाध्य करने के प्रयास किए थे कि वे संतानोत्पादन के लिए अपने पतियों पर ही निर्भर न करें, वरन बलिष्ठ और मेधावी व्यक्तियों के बच्चों की मां बने। हिटलर के चिकित्सक डॉक्टर जोसेफ मेंजेले ने तो यहाँ तक प्रयास किया था कि जर्मनी का बच्चा बच्चा हिटलर की प्रतिकृति बने। उसकी कल्पना थी कि हिटलर के शरीर से कोशिकाएं लेकर असंख्यों हिटलर पैदा कर लिए जाएं, किंतु दुर्भाग्य से हिटलर का पतन हो गया और मेंजेले का यह स्वप्न साकार न हो सका। हिटलर के पतन के बाद मेंजेले भाग गया और कहा जाता है कि वह बवेशिया में छिपा रहा तथा बाद में अर्जेंटीना, पैराग्वे आदि स्थानों पर छिपता रहा। इटा लेविन ने अपनी पुस्तक वायर्स फ्रॉम ब्राजील में लिखा है कि मेंजेले जर्मनी से भागते समय हिटलर के रक्त और उसकी चमड़ी के नमूने साथ लेता गया था। उसने पैराग्वे की अपनी प्रयोगशाला में संजोए गए स्वप्न को साकार करने का प्रयास आरंभ कर दिया। उसे अपने प्रयोगों में सफलता भी मिली। कहा जाता है
कि मेंजेले ने हिटलर की कोशिकाओं से रेड इंडियन जाति की 94 औरतों के गर्भ में भ्रूण स्थापित किए, जिनसे इतने ही बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे हूबहू हिटलर की प्रतिलिपि बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से प्रत्येक की आयु 18 वर्ष की है। यह अनुमान है, तथ्यों का इससे कोई संबंध नहीं। तब भी वैज्ञानिकों ने सिद्धांततः इस बात को स्वीकार कर ही लिया है कि कोशिकाओं के द्वारा भी नई संतानों को जन्म दिया जा सकता है। पशुओं पर तो यह तरह के प्रयोग सफल रहे हैं। अब जिन्स संश्लेषण से जीवित व्यक्ति का प्रतिरूप, एक प्रतिमानव, एक वैज्ञानिक सत्य है। अपनी बहुचर्चित पुस्तक इन हिज इमेज क्लोनिंग ऑफ मैन में डेविड रॉरविक ने इसका बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला वर्णन किया है। डेविड रॉरविक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुविकसित स्तर पर मनुष्य की हूबहू वैसी ही ब्लूप्रिंट कॉपियां बनाकर तैयार की जा सकेगी। तब गांधी और जवाहरलाल जैसे महामानवों के न रहने से किसी क्षति की आशंका न रहेगी, क्योंकि उनके जीवन काल में ही अथवा मरने के बाद हूबहू वैसे ही व्यक्ति सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रयोगशालाएं उत्पन्न करके रख दिया करेगी। उनके अनुसार इस तरह के प्रयोगों से अमैथुनी सृष्टि की संभावना बलवती हो गई है। डेविड रॉरविक नामक इस पत्रकार के अनुसार इस तरह का एक प्रयोग अमेरिका के एक अरबपति ने श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्रियों और जैव वैज्ञानिकों की टीम तैयार कर करवाया था। इस टीम ने गहन अनुसंधान प्रयोगों द्वारा ऐसी विधि खोज निकाली और एक एशियाई नस्ल की स्त्री के रज से उसका नाभि पदार्थ निकालकर उसमें अरबपति के सीमेन का नाभि पदार्थ भर दिया और उस अंडे को उस स्त्री की बच्चेदानी में स्थापित कर दिया, जिससे एक बच्चे का जन्म हुआ। श्री रॉरविक का दावा है कि वह स्वयं इस प्रयोग के साक्षी रहे हैं और जो बच्चा उत्पन्न हुआ है उसकी आयु 7 वर्ष की हो चुकी है। यह मुद्दा अभी भी विवादास्पद बना हुआ है, फिर भी एक संभावना की ओर इंगित अवश्य करता है जो अमैथुनी प्रजनन द्वारा संतति निर्माण की परिकल्पना सत्य कर दिखा सकती है। ब्रिटेन के इंटरनेशनल साइंस राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष G.R. टेलर ने अपनी पुस्तक द बायोलॉजिकल टाइम बम नामक पुस्तक में जीव विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य की अभीष्ट जातियां शाक भाजियों की तरह उगाई जा सकेगी और उन्हें कलम लगाकर कुछ से कुछ बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अब की अपेक्षा
निकट भविष्य में अभीष्ट परिष्कृत स्तर का मानवीय उत्पादन किया जा सकेगा। शीत, उष्ण, पहाड़ी, रेतीले प्रदेशों में रह सकने योग्य स्थिति के जिस देश को जब जितने मनुष्यों की आवश्यकता पड़ा करेगी, तब वहां उतने बच्चे उस प्रकार के पैदा कर लिए जाया करेंगे। इतना ही नहीं, आवश्यकता अनुसार उस मानसिक स्तर की संतानें भी पैदा कर ली जाया करेगी जिनकी कि उन दिनों आवश्यकता पड़ेगी। कवि, साहित्यकार, गायक, शिल्पी, योद्धा, श्रमिक, वणिक, धर्माचार्य, दार्शनिकों की जब जहां जितनी आवश्यकता पड़े तब वहां वे उत्पन्न हो जाया करेंगे और सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। यह कपोल कल्पना कितनी सच है कहा नहीं जा सकता। एक अन्य डॉक्टर रोस्टाक ने टिश्यू कल्चर अर्थात कोशिकाओं की खेती के अगले दिनों सामान्य बागबानी की तरह प्रयुक्त होने की भविष्यवाणी की है। कार्नेल विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक सी स्टीबर्ड द्वारा गाजर की एक कोशिका को पूरी गाजर में विकसित करने में सफलता प्राप्त करने के बाद अब यह सोचा जाने लगा है कि मनुष्यों की भी ऐसी ही अभिष्ट पेढ़ियां उत्पन्न करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विचारक मालंकर मॉगरीज का कथन है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक प्रकृति के जितने रहस्य जानने में मनुष्य को सफलता मिली थी, उसकी तुलना में कहीं अधिक ब्रह्मांड का रहस्योद्घाटन इस शताब्दी में हुआ है। यह क्रम आगे और भी तीव्र गति से चलेगा। इन उपलब्धियों में एक सबसे बड़ी कड़ी जुड़ेगी अभीष्ट स्तर के मनुष्यों के उत्पादन की। अगले दिनों शरीर की दृष्टि से असह्य समझी जाने वाली परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य उत्पन्न किए जा सकेंगे और विद्वान, दार्शनिक, कलाकार, योद्धा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, व्यापारी, श्रमिक आदि वर्ग न्यूनाधिक योग्यता की आवश्यकता अनुसार उत्पन्न किए जा सकेंगे। तब मनुष्य सर्वशक्तिमान न सही असीम शक्ति संपन्न अवश्य ही कहा जा सकेगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर विलियम जेड्रेयर ने भविष्यवाणी की है कि ऐसे निरोधक तत्वों को जीन्स में प्रवेश कराया जा सकेगा जो पैतृक रोगों का उन्मूलन करके नई स्वस्थ स्थापना के लिए रास्ता साफ कर सकें। यह तो निवारण की बात हुई। इसका दूसरा पक्ष स्थापना का है। जिस प्रकार किसी अच्छे खेत में इच्छा अनुसार बीज बोकर अभिष्ट फसल उगाई जा सकती हैं, उसी प्रकार परंपरागत अवरोधों को हटा सकने की सफलता के साथ एक नया अध्याय और जुड़ जाता है कि वंश तत्व में इच्छानुसार विशेषताओं के बीज बोए जा सकेंगे। अगली पीढ़ियों को वैसा ही उत्पन्न किया जा सके जैसा कि चाहा गया था। वस्तुतः आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में एक नई क्रांति विज्ञान जगत में हुई है। पिछले दिनों जीव वैज्ञानिकों
एवं अनुवांशिकी के अधिकांश शोधकर्ताओं का ध्यान इस दिशा में विशेष रूप से नियोजित रहा। इसकी कल्पना करीब 15 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हर्मन जोसेफ मुलर ने की थी। उन्हें अनुवांशिकी के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु नोबेल पुरस्कार भी मिला। अपनी मृत्यु से 6 माह पूर्व शिकागो में सितंबर 66 में हुए मानवीय अनुवांशिकी अधिवेशन में उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय से उन्होंने अनुरोध किया था कि एक शुक्राणु बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक प्रखरता एवं नैतिक दृष्टि से ऊंचे गुण वाले प्रख्यात महापुरुषों के शुक्राणुओं को जमा किया जा सके। स्वस्थ, सुंदर और सच्चरित्र भावी संतान जन्म ले, इसके लिए उपयुक्त माओं का चयन कोल्ड स्टोरेज से इन शुक्राणुओं की वितरण व्यवस्था की जानी चाहिए। क्रोमोसोम व जीन्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध करने वाले नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक क्रिक जीन के नाम पर डीएनए की संरचना वाले मॉडल का नाम रखा गया है, तो तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करते हुए इस प्रकार के प्रयोगों पर अपनी वैज्ञानिक मुहर भी लगा चुके हैं। उनका मंतव्य है कि राष्ट्र को जैसी संतानों की आवश्यकता है वैसी ही पीढ़ी वैज्ञानिक तैयार करें। इसके लिए वे संतानोत्पत्ति की स्वतंत्रता अविलंब समाप्त करना चाहते हैं। उनके अनुसार किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार होना चाहिए जिसे भोजन में मिला देने से ही सबकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाए। एंटीडॉट इंटू ब्रैकेट विलोम ब्रैकेट कंप्लीट सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जिनके बच्चों की शासन का आवश्यकता है। वास्तव में जीन्स की विस्तृत लीला जानने के लिए जितने अधिक वैज्ञानिकों ने अपने श्रम को इसमें नियोजित किया है वह अपने आप में एक कीर्तिमान है। जीन्स के सूक्ष्म घटक डीएनए की संरचना ज्ञात हो चुकी है। जीन्स के चित्र लिए जा चुके हैं। डीएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने की संपूर्ण आनुवांशिक संहिता को जानकर अब सीधे उसी पर प्रयोग किए भी जा रहे हैं। इस संदर्भ की नई उपलब्धियां ऐसी संभावना का द्वार खोलती हैं कि मानव भ्रूण का पालन किसी उपयुक्त प्रकृति की पशु मादा के पेट में पालन करा लिया जाए। इसमें उस बच्चे में मनुष्य और पशु के सम्मिलित गुण विकसित हो जाएंगे। इन प्रयोगों से आरंभ में थोड़े से बच्चे बनाने में ही अधिक श्रम पड़ेगा। पीछे तो कृत्रिम गर्भाधान विधि से थोड़े ही बच्चे तरुण होकर सहस्त्रों बच्चे पैदा कर देंगे। एक स्वस्थ सांड के द्वारा जीवन भर का संचित शुक्र 50,000 तक बच्चे पैदा कर सकता है। विशेष रासायनिक प्रयोगों से उत्तेजित मादा डिंबों द्वारा एक साथ 5 तक संतानें उत्पन्न कराई जा सकती हैं। नई मनुष्य जाति को जल्दी बढ़ाने के लिए ऐसे ही तरीके काम में लाए जाएंगे, साथ ही पुरानी पीढ़ी को समाप्त करके उन सब का वंध्याकरण
किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जे.वी. गार्डेन ने मेंढकों पर नई नस्ल पैदा करने के लिए कलमें लगाने का प्रयत्न किया है। इस कार्य में 2 अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिग्स और कैंग उनके सहयोगी रहे हैं। इस प्रयास में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। इन प्रयोगों में वे ऐसे नए किस्म के नई नस्ल के मेंढक पैदा करने में समर्थ हुए जो अपनी पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर, बलिष्ठ, सौम्य एवं बुद्धिमान थे। वैज्ञानिक मंडली ने इसी प्रकार के प्रयोग अन्य छोटे छोटे जीवों पर भी किए हैं और उनमें से प्रायः सभी में सफलता मिली है। संसार भर में चल रहे प्राणियों की नस्ल सुधारने के प्रयत्नों में भारी दिलचस्पी ली जा रही है और भरपूर कोशिश की जा रही है। पेड़ पौधों पर यह प्रयोग बहुत पहले से ही सफल होता रहा है। कलमी फलों की नस्लें सर्वविदित, लोकप्रिय और लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। अब प्राणियों को भी अधिक उपयोगी बनाने के प्रयत्न उसी उत्साह से चल पड़े हैं जैसे कि कुछ समय पूर्व फूलों और संकर जातियां उत्पन्न करने के लिए चले थे। वंशानुक्रम विज्ञान के महामनीषी रॉबर्ट एम शम्मीरे ने अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि अगले 10 साल में मनुष्यों की कलम लगाने और आज की तुलना में अधिक समुन्नत पीढ़ी पैदा करने में सफलता मिल जाएगी। इन प्रसन्नतादायी समाचारों पर हर्षातिरेक व्यक्त करने के पूर्व गंभीरता पूर्वक यूजेनिक्स, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है, के हर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया जाना अनिवार्य है। यूजेनिक्स शब्द अपने आप में पवित्र है। यदि इसमें से वंशवाद, नस्लवाद जैसे पूर्वाग्रह युक्त दुर्गुण निकाल दिए जाएं, नेगेटिव यूजेनिक्स का अर्थ है नुकसान पहुंचाने वाले जीन्स को हटाने का प्रयास कर संतति को शुद्ध, परिपूर्ण बनाना। पॉजिटिव यूजेनिक्स का अर्थ है लाभदायक, यानी कि शरीरगत बलिष्ठता, मानसिक कुशाग्रता बढ़ाने वाले जीन्स को संतति में पहुंचाने का प्रयास करना। सिलेक्टिव मैटिंग अर्थात उचित नस्ल के चुनिंदा समूहों में परस्पर संसर्ग के लिए जो एक सुझाव सामने आया था, वह था वीर्य बैंक के रूप में, जिसके प्रणेता थे हेनरी मूलर। प्रतिभावान, प्रख्यात एवं हर दृष्टि से समग्र कुछ व्यक्तियों के वीर्य को डीप फ्रीज में रखकर उसका समय आने पर विरोधी लिंग का उचित पात्र मिलने पर उपयोग हो, ताकि इनके संपर्क से एक सर्वश्रेष्ठ संतति का जन्म हो। यही दृष्टि इसके पीछे थी। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया यूटेलोजेनिस। कृत्रिम गर्भाधान का इसे पर्यायवाची कह सकते हैं। महामानव निर्माण हेतु तो नहीं, परंतु नपुंसक व्यक्तियों को पिता बनाने के लिए अवश्य अमेरिका में इसका प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार बार प्रयोग होता है एवं करीब 90% में संतति का जन्म इस विधि से सफलतापूर्वक हो जाता है।
दूसरी विधि जो सुझाई गई है वह है जीन्स के घटक डीएनए के साथ सीधा हस्तक्षेप। इसे जेनेटिक सर्जरी नाम दिया गया। यूजेनिक्स की यह विधि लगती तो बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर जिस द्रुत गति से आनुवांशिकविदों के प्रयास इस दिशा में चल पड़े हैं, उससे लगता है डीएनए की संरचना में वांछित रूपांतरण करने में वैज्ञानिकों को सफलता अवश्य मिलेगी। जेनेटिक सर्जरी को कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा रहा है। प्रथम विधि में एक जीन के डीएनए को पृथक कर उसे जैविक अतिक्रमण सेल्यूलर इंसर्शन की तकनीक द्वारा प्रयोगशाला में दूसरे जीन के डीएनए से सम्मिलित किया जाता है। 10 लाख में एक जीव कोष इस विधि से पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकना संभव है। दिक्कत यह है कि जिन विशेषताओं को हम नए जीव कोष में चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे छोटे घटक न्यूक्लियोटाइड को पहले से कैसे पहचाना जाए ताकि चुनाव 100% कारगर हो। दूसरी विधि में वायरस के कणों की मदद से डीएनए का स्थानांतरण किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वायरस में एक रहस्यपूर्ण क्षमता यह होती है कि वे जीवन कोशों में प्रवेश हेतु किसी रसायन अथवा वैद्युत की व्यवस्था का सहयोग नहीं लेते। उसे भी असंभव सा ही माना जा रहा है। तीसरी विधि में रसायनों की सहायता से डीएनए के घटक न्यूक्लियोटाइडों में से कुछ की संरचना को आमूलचूल बदलने की बात सोची जा रही है। चौथी विधि, जिसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, और भी विलक्षणता युक्त है। इसमें वांछित गुण संप्रेषित करने वाली महिलाओं की जनन ग्रंथियों ओवरी से डिप्लॉयड एग्स अंडे अलग कर लेने की बात सोची जाती हैं, जिन्हें अभी निषेचित न किया गया हो। माता से मिली इस जेनेटिक संरचना को आनुवांशिक विशेषज्ञ प्रयोगशाला में वांछित मोड़ देकर उन गुणों की अभिवृद्धि कर सकते हैं जो संभवतः निषेचन के बाद उभर कर न आ पाते। जीन्स की कलम के समर्थक वैज्ञानिकों की प्रतिपादित पांचवी विधि में शारीरिक ऊतकों को प्रयोगशाला में भ्रूणवत एम्ब्रियोनिक बना लिया जाता है। ऐसे क्लॉन्स या कलम उन गुणों से भरे पूरे होते हैं जो उस व्यक्ति के क्रोमोसोम्स में परिपूर्ण मात्रा में थे। संभवतः निषेचन से उनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे कलम को उचित वातावरण व पोषण देकर कई कार्बन कॉपी उस व्यक्ति की तैयार की जा सकती हैं जिसके कि ऊतकों से कलम को तैयार किया गया था। यूजेनिक्स की विस्तृत जानकारी हमें बताती है कि अधिकांश पौधों और जीवों की उत्पत्ति नर और मादा से होती है। कुछ जीन नर से और कुछ मादा से मिलते हैं। जरबेरी जाड़ी के बीज गुलाब तो नहीं,
लेकिन ऐसा पौधा अवश्य उगा सकते हैं जिसमें एक की बजाय 2 तरह के फूल हों। काली बिल्ली का बच्चा एकदम सफेद हो सकता है। यदि कोई पौधा या जानवर 2 तरह की विशेषता के जीन आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त करता है और दोनों का प्रभाव बराबर रहता है, तो दोनों के मिलने से तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। अगर लाल गाय और सफेद रंग का सांड हो तो उनका बछड़ा न तो सफेद होगा और न लाल, वह भूरा यानी दोनों के बीच रंग का हो सकता है। ऐसा हो जाने के नियम की वैज्ञानिक व्याख्या आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जीन ही इस आनुवंशिकता के वाहक हैं और आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है। अभी तक किए गए परीक्षणों से यही जाना जा सका है कि शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, नेत्र, त्वचा, खून का प्रकार, लंबाई, ठिंगनापन आदि सभी आनुवंशिक होते हैं। ये शारीरिक गुण भी मात्र माता पिता से नहीं प्राप्त होते, वरन वे दादा, परदादा तथा अन्य पूर्वजों से क्रमशः संक्रमित होकर आते हैं। वंशानुगत गुणों में माता पिता का हिस्सा प्रत्येक गुण में आधा होता है, यानी माँ का 1/4, उनके पूर्व का 1/4, उनके पूर्व का 1/4, उनके पूर्व के 4 पितरों में प्रत्येक का अंश प्रत्येक गुण का 16वां भाग होता है, अर्थात चारों पितरों का कुल अंश 1/4 भाग होता है। शेष 1/4 और पुरानी पीढ़ियों से आते हैं। इस संबंध में मिली और जानकारियां बताती हैं कि मूलतः जीन का व्यवहार या आचरण से सीधा संबंध नहीं होता। जीन शरीर के ऊतक तथा अंगों के विकास को निर्देशित नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार वे शरीर की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर की ये क्रियाएं स्पष्टतः व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और उस रूप में जिन्स का संबंध व्यवहार से भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से छोटी टांग, ठूंठदार उंगलियां या बहरे कान प्राप्त करता है, तो निश्चय ही कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन्स द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इस क्षेत्र में आनुवांशिक रोगों को दूर करने में लगे वैज्ञानिकों को जिस सीमा तक सफलता मिली है, उससे कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब किसी भी भावी संतति के डीएनए में पूर्व निर्धारित क्रमानुसार वांछित परिवर्तन कर उसकी संरचना को मोड़ दिया जा सकता है। पर यह मोड़ किस स्तर तक कितनी गहराई का होगा, यह विचारणीय है। अभी तक किए गए प्रयोगों ये बताते हैं कि शारीरिक संरचना संबंधी परिवर्तन एवं गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार दोनों ही भिन्न बातें हैं। इस विज्ञान के द्वारा अब तो यहाँ तक उपाय किए जा रहे हैं कि एक बारगी मनुष्य जाति यदि नष्ट भी हो जाए तो उसका पुनः जन्म संभव हो सकेगा।
भौतिकी के वैज्ञानिक राल्फ लैब दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को यह सलाह देते हैं कि अभी से ऐसा प्रबंध कर लेना चाहिए कि समृद्ध सीमेन बैंक स्थापित किए जाएं। इसके कारण बताते हुए राल्फ लैब तर्क देते हैं कि इन दिनों दुनिया जिस तेजी से परमाणविक शस्त्रास्त्रों की होड़ में लगी हुई है, उससे यह निश्चित है परमाणविक युद्ध होकर रहेगा। निश्चित ही इस तरह के युद्ध से भारी विनाश होगा और रेडियोधर्मी धूल के प्रभाव के कारण युद्ध के बाद भी काफी लंबे समय तक पृथ्वी पर मानव जीवन दूरभर बना रहेगा। ऐसी स्थिति में कृत्रिम गर्भाधान की पूरी जानकारी सुरक्षित कर लेना सही होगा, ताकि उसके आधार पर आने वाले समय में मनुष्य की नस्ल धरती पर फिर से उत्पन्न हो सकेगी। आनुवांशिक इंजीनियरिंग इससे भी आगे की बात है। सर्वविदित है कि डीएनए अपने में संपूर्ण जैविक विशेषताएं समाहित किए हुए हैं और प्रत्येक कोशिका अपने में संपूर्ण जीव इकाई के सृजन की क्षमताओं से संपन्न होती हैं। इसे जेनेटिक कोड या प्रजनन संहिता कहते हैं। कोशिकाओं पर ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं कि किसी भी स्त्री या पुरुष के शरीर के अंग से निकाली गई कोशिका के नाभिकीय द्रव को यदि स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाए तो वह अपने ही समान अन्य कोशिकाओं को जन्म देती चली जाएगी और उनसे शरीर के विभिन्न अंग अवयवों का निर्माण होने लगेगा, अर्थात पूरा भ्रूण विकसित होता चला जाएगा। यह सारे प्रयोग मनुष्य को एक जीवित यंत्र मानकर ही किए जाते हैं। इस तरह के प्रयोगों की सफलताओं के संबंध में बढ़ चढ़कर दावे करने के बाद भी वैज्ञानिकों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि चेतना की दृष्टि से इन नई किस्म की संतानों का क्या स्तर होगा। जैविक प्रयोगों द्वारा चाहे जैसा मनुष्य तैयार कर लिया जाए, पर उसकी क्या नैतिकता होगी, चारित्रिक स्तर और आस्थाएं, मान्यताएं क्या होगी, इस संबंध में वैज्ञानिक मौन ही हैं। शारीरिक बल, मस्तिष्क की तीक्ष्णता और अन्य विशेषताएं जो शरीर से संबंधित है, उनकी अनुकृति तो तैयार की जा सकती हैं, परंतु चेतना, जिसे आत्म तत्व भी कहा जा सकता है, वह तो सभी स्थूल उपकरणों से परे है। उसे भी क्या विकसित कर पाना संभव होगा? विश्व के मूर्धन्य विचारक और समाजशास्त्री इस तरह के अनेक सवाल उठा रहे हैं। कई लोग इसे परमाणु संकट से भी भयावह बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब समस्त वैज्ञानिक संसाधनों पर समाज पर हावी चंद सत्ताधीश आसानी से कब्जा कर सकते हैं, तो वे पूरी मनुष्य जाति को अपने ही ढांचे में ढालने का प्रयत्न करेंगे। ठीक उसी प्रकार हिटलर ने अपनी अपनी
असंख्य प्रतिकृतियां बनाने का प्रयास किया था। हिटलर को तो इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। सफलता तो उसे अणुबमों के निर्माण में भी नहीं मिली, परंतु बाद के युग में ये दोनों संभावनाएं मूर्तिमान होती प्रतीत हो रही है। यदि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सफलता प्राप्त कर ली तो इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र व्यक्तित्वों का उद्भव लगभग असंभव हो जाएगा। एक तो मनुष्य की चेतना का स्तर यंत्र मानव से अधिक नहीं होगा, दूसरे उसमें किन्हीं और की विशेषताएं तथा क्षमताएं ही रहेगी, अस्तु उनके दुरुपयोग की ही संभावना अधिक व्यक्त की जा रही है। एक प्रकार से इन प्रयोगों की सफलता प्रकृति के कार्य में अवांछनीय हस्तक्षेप की ही परिचायक कही जाएगी और मनुष्य अपने संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के विवेक से रहित सांचे में ढले जीवन खिलौने के समान हलचलें करने वाला पुतला मात्र बनकर रह जाएगा, या यह कहना चाहिए कि ये प्रयोग प्रकृति के पुत्रों का मूलोच्छेदन कर मनुष्य निर्मित हाड़ मांस के पुतलों के निर्माण का द्वार खोल चुके हैं। अभी तक एक जाति के जीवों की कलमें लगाई गई और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न की गई हैं। यह प्रयोग उसी जीवधारी तक अपना प्रभाव दिखाने में सफल हुए हैं। अधिक से अधिक एक पीढ़ी कुछ बदली सी जन्मी, इसके बाद वह क्रम समाप्त हो गया। घोड़ी और गधे के संयोग से उत्पन्न खच्चर अगली पीढ़ियों को जन्म देने में असमर्थ रहे हैं। वर्ण संकर संतान उत्पन्न करके पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सशक्त और समर्थ पीढ़ियां उपजाने का उत्साह अब क्रमशः घटता चला जा रहा है। इस संदर्भ में प्रथम आवश्यकता तो यही रहती है कि प्रकृति एक ही जाति के जीवों में संकरण स्वीकार करती है, मात्र उपजातियों से ही प्रत्यारोपण सफल हो सकता है। यदि शरीर संरचना में विशेष अंतर होगा तो संकरण प्रयोग में सफलता न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि काया की दृष्टि से थोड़ा सुधार इस प्रक्रिया में हो सकता है, गुणों में नहीं। वर्ण संकर गायें मोटी तगड़ी तो हुई, पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक दुधारू न बन सकी। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्कृष्टता जीव के अपने विकास क्रम के साथ जुड़ी हुई है, वह बाहरी उलट-पुलट करके विकसित नहीं की जा सकती। सुसंतति के संबंध में वैज्ञानिक प्रयोग अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि रासायनिक हेरफेर करके शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत पीढ़ियां तैयार कर दें, पर उनमें नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक उत्कृष्टता भी होगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकने वाले नागरिकों का सर्वतोमुखी सृजन कहाँ संभव होगा? वस्तुतः
सुधार चिंतन स्तर का ही होना चाहिए। अन्यथा वंश परंपरा की खोट हटा देने अथवा रक्त मांस का स्तर बदल देने से सुपरमैन शारीरिक स्तर पर बना देने पर अधिक से अधिक इतना ही हो सकेगा कि शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टि से नई पीढ़ी समय की परिस्थिति के अनुरूप ढल जाए। आस्थाओं की उत्कृष्टता के बिना मनुष्य यंत्र मानव भर रह जाएगा। उसमें महामानवों का गौरवास्पद स्तर बनाए रहने की और संसार में सद्भावनाओं का स्वर्गीय वातावरण बनाने की क्षमता कैसे उत्पन्न होगी, और इसके बिना वह क्रियाशील किंतु भाव रहित पीढ़ी संसार के दिव्य सौंदर्य संरक्षण अभिवर्धन कैसे कर सकेंगी। इसके बिना यह विश्व मात्र हलचलों का केंद्र ही बनकर रह जाएगा। अभिनव मनुष्य के निर्माण में आध्यात्मिक क्षेत्र का भी समुचित योगदान रहना चाहिए। यह तथ्य उन पदार्थ वैज्ञानिकों द्वारा भली भांति समझा जाना चाहिए जो स्थूल तक ही अपने को सीमित रखते हैं। बिना चेतनात्मक परिवर्तन के परिवेश में संस्कारों के समावेश किए सुसंस्कृत अभिनव संततियां जन्म ले नहीं सकती। अध्यात्म उपचार तप तितिक्षाएं संस्कार आदि इसी प्रयोजन के निमित्त किए जाते हैं। उनकी महत्ता उपादेयता समझी जानी चाहिए एवं उन्हें स्थूल प्रयोगों से ऊपर स्थान देते हुए सूक्ष्म वातावरण के परिशोधन के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चैप्टर 4 समाप्त।